हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। इसको कौन डिसाइड करता है। देखो, इसमें 35% लोगों ने सिर्फ सही आंसर टिक किया है। बाकी जितने भी हैं सब ने गलत आंसर मारा है। कुछ महानुभावों ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी मार दिया है। 50% से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट, उनको लगता है कि हाई कोर्ट में जज की संख्या डिटरमाइन करता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आयोग आपको फंसा के चल देगा। आपका साल, 2 साल, 5 साल और बर्बाद हो जाएगा ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन की वजह से। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूँ। किसी भी हाई कोर्ट की क्षमता भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 216 के हिसाब से डिटरमाइन की जा सकती है, क्योंकि 216 में ही बोला गया कि हर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश होंगे जिसको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। इसका मतलब यह है कि संविधान हर हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीश की संख्या नहीं बताता है, राष्ट्रपति के विवेक पे है कि जितना कार्य होगा उसके हिसाब से राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर डिटरमाइन कर रहा है तो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस हाई कोर्ट में कितना जज का वैकेंसी आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का तो सिर्फ साइन होता है, असली उनको सलाह कौन देता है, हमारा प्रधानमंत्री या जो एग्जीक्यूटिव होता है। ये देखो, अब इंग्लिश में देख लो इसका। स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, द नंबर ऑफ जजेस कैन हैव इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज आउटलाइंड इन द आर्टिकल 216 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख लो, हर चीज जो मैंने बताया वही है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग और इंगेजिंग सवाल हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक कमेंट में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे डाले जाते हैं। आप जरूर इसको ज्वाइन कर लें। बहुत सारा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक भी आजकल डाला जा रहा है। बीपीएससी और यूपीएससी के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोजिटरी हमारे चैनल के पास है, चाहे यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो। सबसे ज़्यादा लंबा मैराथन वीडियो हो या फिर करंट अपडेट हो या किसी तरह का बीपीएससी यूपीएससी का अपडेट के लिए आप ये चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी की दुनिया में हर अपडेट आपको इसमें मिलता है। साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज में जो लोग बहुत ही तगड़ा आंसर लिख रहे हैं उनकी कॉपी हमारे चैनल पे डाली जा रही है। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऊपर ये पिंड मैसेज है, यहाँ पे क्लिक करिएगा आप तो आपको साफ साफ वो मैसेज दिख जाएगा, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, सारा डिटेल वहीं पे है। कल एक मैंने डाला था पीडीएफ जिसका नाम है मेंस एवरग्रीन टॉपिक्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीपीएससी एसए फ्रेमवर्क। निबंध लिखने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि 300 नंबर का ये पेपर होता है, पूरा पूरा 3 पेपर, 3 निबंध आपको लिखना होता है। बहुत सारे लोग जीएस 1-2 में तो लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बस 1-2 पेज, 4 पेज लिखना होता है, लेकिन निबंध में आपको 6-6, 8-8 पेज लिखना होता है, तो उतना सारा कंटेंट नहीं रहता है। इसीलिए निबंध का एक फ्रेमवर्क, फिक्स फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? स्केलेटन। स्केलेटन पहले कंकाल रहेगा तभी ना पूरा शरीर बनेगा। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप किसी भी बीपीएससी ऐसे को लिख सकते हैं। ये रहा वो पीडीएफ। जैसा कि हमारा पुराना स्टाइल है, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी। हिंदी इंग्लिश को हम बराबर तरीके से पटरी पे लेके चलते हैं। इस पीडीएफ को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये जो निबंध है बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। सिंपल सी बात है, निबंध में अगर आपके पास फ्रेमवर्क रहेगा तो चाहे आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दिया जाए, आप उस पर ऐसे जो है बहुत आसानी से लिख सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि पहले अगर स्केलेटन बना है, पहले अगर सांचा बना हुआ है, तो उसके बाद उसको ढालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्रीलिम्स निकाले हो, नॉलेज तो बहुत भर भर के पड़ा हुआ है। चाहे बचपन से लेकर आज तक जितना भी आपने दुनिया देखा है, जितनी भी आपने किताबें पढ़ी है, बोर्ड एग्जाम पास किए हैं, इतना सारा कंपटीशन में बैठे हो, तो कुछ तो अनुभव हो गया होगा। उसी अनुभव और नॉलेज के आधार पर इस फ्रेमवर्क पे बेस्ड आप अगर आंसर लिखोगे तो आपके 100 में 60-60 नंबर तक, 70-70 नंबर तक भी आ सकते हैं, 60%, 70% मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है ये टॉपर के कॉपीज को, बहुत सारे कॉपीज को एनालाइज करके, एक्चुअल बीपीएससी टॉपर्स के कॉपी को, ढेर सारी कॉपी को एनालाइज करके फाइनल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके हिसाब से अगर आप निबंध लिखते हो तो आपको जरूर से जरूर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इवन अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज कम है फिर भी। सबसे पहले ये ऐसे का आप पहले देख लें एक बार कि 3 पार्ट में बटा होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी ऐसे में। इंट्रोडक्शन को हम 1 से 2 पेज तक लिख सकते हैं। मेन बॉडी होता है जिसमें उसके सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके हाईलाइट करते हैं, एंड देन लास्ट में हम लोग एपीलॉग या कंक्लूड करते हैं उसको। कंक्लूड मतलब होता है कि सारे आर्गुमेंट्स जितना अभी तक आपने लिखा है उसी सबको समराइज कर देना होता है, और आगे हम लोग कैसे करेंगे। किसी भी ऐसे में ज़्यादा नंबर कैसे मिलता है? जब फ्लो लॉजिकल हो, अचानक से आपको रास्ता नहीं बदलना है, एकदम धीरे धीरे जो एग्जामिनर को एकदम मोहते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है, और बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। किसी भी चीज की तरफ एक्सट्रीम बायास नहीं दिखना चाहिए कि हम तो एकदम पूरा इसके सपोर्टर हैं, हम तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, हम तो तानाशाही जो भी है, प्रेसिडेंशियल रूल, प्राइम मिनिस्टरियल रूल, किसी भी एक चीज को सपोर्ट आपको नहीं करना है। यू हैव टू बैलेंस। ऐसे का मतलब यह बैलेंस, बहुत सारे डाटा, एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स, केस स्टडीज आप देंगे तो जो पढ़ने वाला है उसको भी कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। उसका दिमाग अगर हिल जाता है अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं, और ये ऐसे के शुरुआत में भी और कंक्लूजन में भी, दोनों जगह आपको लिखना है। क्या है कि नंबर जो है वो कंक्लूजन पढ़ के वो देता है, और उसका दिमाग में जो स्ट्राइक है तगड़ा, सबसे पहला इंप्रेशन इंट्रोडक्शन से बनता है। तो इंट्रो और कंक्लूजन गेम आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। आपका लैंग्वेज इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ एकदम पूरा लिखे जा रहा है ऐसे मत करो। बीच बीच में कुछ ना कुछ पोइट्स, बीच में कुछ पोएट्री, प्रोवर्ब्स, कोटेशन, फिलोसफी वगैरह कुछ ऐसे रोचक चीज डालते रहो, ताकि उसको अच्छा लगते रहे पढ़ने में, एक किक मिलते रहे पढ़ने में। एंड बहुत लंबे टेक्स्ट लगातार नहीं लिखना है। यू हैव टू ब्रेक देम, और बीच में बहुत सारा आपको कोटेशन वगैरह डालते रहना है। तो ये तो मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया। देखो, इंट्रोडक्शन आपको कैसे करना है। इंट्रोडक्शन 3 चीज का होता है, या तो कोई करंट सिनेरियो, जैसे कहीं पे कोई शिखर सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, या कोई हिस्ट्री से शुरू करो आप कि पुराने जमाने में आर्यभट्ट के टाइम पे ऐसा था, पाइथागोरस के टाइम पे
जैसा था, रोमन साम्राज्य जैसा था। या फिर एक थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन लिख के शुरू करो। आप एक रियल लाइफ इंट्रोडक्शन लिखो तो ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिक्शनल इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि मतलब राधा नाम की एक गरीब महिला है, वो गाँव में रहती है, वो पानी भरने जाती है, कुछ भी इस तरह से दे सकते हो, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल का असर ज़्यादा पड़ता है। तो पहले आप जो एसे का टॉपिक मिला है उसके हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे थॉट प्रोवोकिंग की, पढ़ते के साथ ही उसका जो है वो एकदम रुआं खड़ा हो जाए, कितना मस्त लिख दिया है हमारे स्टूडेंट ने। एंड देन धीरे धीरे उस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब पहले तो एक पैराग्राफ यही लिख दो, कहानी लिख दो, फिर उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा एंड उस ऐसे का कोर कॉन्सेप्ट बताओ सिंपल टर्म में कि ये चीज़ होता क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, किस संस्था ने कैसे डिफाइन किया है। क्योंकि ऐसे के शुरू में तो आपने रोचक बना दिया, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज भी आपको, स्टैटिक नॉलेज भी दिखाना होगा कि यू हैव दैट नॉलेज। एंड देन इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे खत्म करते हैं हम लोग, ऐसे के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने 50 टॉपर के कॉपी में देखा है कि इंट्रोडक्शन खत्म कैसे होता है। वो लास्ट पैराग्राफ यही लिखते हैं कि इन दिस एसे वी विल बी डिस्कसिंग दिस 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 दैट दैट। हम लोग इस एसे में ये सब लिखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि ये क्यों होता है, ये होता है तो ऐसे क्यों नहीं होता है। ऐसे करके 4-5 लाइन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब फिर जब आप बॉडी पे आते हो तब आप उसको तगड़ा और लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हो उस टॉपिक को, बोथ लिटरल मीनिंग में एंड फिलोसॉफिकल टर्म में भी एक्सप्लेन करते हो। उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में खूब सारी बातें करते हो, बहुत सारे कोटेशन, पोएट्री और प्रोवर्ब्स वगैरह भी लिखते हो। जैसे हमारा एक एग्जांपल अभी ले लो, गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उस बदलाव को सबसे पहले खुद में लाइए। एक गांधी जी का ही शायद एनेक्डोट भी है कि गांधी जी के पास एक बच्चा आता था, वो गुड़ खाने के लिए बोल रहा था, उसकी माँ बोली कि बच्चा बहुत गुड़ खाता है, तो गांधी जी कुछ नहीं बोले। 4-5 दिन, एक हफ्ते के बाद गांधी जी उसको मना करते हैं गुड़ खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पहले खुद गुड़ खाना छोड़ना चाहते थे। तो इस टाइप का एक एनेक्डोट से आप शुरू कर सकते हैं ऐसे को। एंड देन देखो इतना आपने लिख दिया, बॉडी का आपने कोर एरिया 1-2 पैराग्राफ डिस्कस कर दिया। उसके बाद और आप डिस्कशन बढ़ते जाओ। जो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड है ना, उसमें आप बहुत सारे की एरियाज को इलेबोरेट करो, उसका सोशल एंगल देखो, है ना। कोई भी सोशल चेंज लाना हो, कोई भी इकोनॉमिक चेंज लाना हो, पॉलिटिकल चेंज, एथिकल चेंज लाना हो, उसका हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, टाइमली पर्सपेक्टिव होता है, इतिहास से प्रेजेंट तक और लोकल से ग्लोबल तक, ये सारा एंगल से आप उसके बारे में सोचो। इंडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखो, है ना। और अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं का रिपोर्ट या डाटा भी आप डालो ताकि उसका मन लगता रहे। जैसे ये जो चेंज वाला है, इसमें कहाँ से वो चेंज शुरू होना चाहिए ये सबसे पहले आप डिस्कस करो। रिवोल्यूशनरी इंडिविजुअल्स, गांधी, अंबेडकर, अब्दुल कलाम, सबका एग्जांपल्स आपके पास रेडी रहना चाहिए। मैं एक एग्जांपल्स की लिस्ट जो है वो दे दूंगा, कोटेशन, एग्जांपल्स, उसमें सब कुछ रहेगा। आपको ऐसे का सारा फॉडर मटेरियल जो होता है ना, चारा रहेगा पूरा, उसी से उठा उठा के आप पूरा ऐसे बना सकते हो। रियल लाइफ के केस स्टडीज का भी यूज करना है आपको अपने आर्गुमेंट्स को मजबूत करने के लिए। चेंज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अब चेंज तो क्यों चाहिए, कहाँ से चेंज शुरू हुआ। देखो जो चीज ऐसे का टॉपिक है ना, ऐसे के टॉपिक में हर वर्ड पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है। बी द चेंज, इस पे भी आपको लिखना है। यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में चेंज होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसके सोल्यूशंस और स्ट्रेटजी। कोई भी ऐसे जो होता है वो किसी ना किसी समस्या का समाधान ही करता मिलता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने हैं, कैसे होना चाहिए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको मेंशन करने हैं, पॉलिसीज या लॉज बताने हैं, पर्सनल, सोसाइटल, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, कैसे लोग हर तरह से, हर स्टेक होल्डर मेहनत कर सकता है उस पर, उसके लिए। एंड किन क्षेत्रों में चेंज होना चाहिए इसका पूरा लिस्ट बनाइए। सोशल में क्या चेंज होना चाहिए, एजुकेशन में चेंज होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, कम्युनल हार्मनी। ये सिर्फ चेंज ही नहीं, हर टॉपिक, आप मुझे कोई भी टॉपिक बताओ, इन सारे एंगल से उसमें सोचा ही जा सकता है। क्योंकि यही सारे तो टॉपिक्स है जो हमारे सोसाइटी को, हमारे ओवरऑल, हमारे यूपीएससी या बीपीएससी मेंस के सिलेबस को डिफाइन करते हैं। सिलेबस में इकोनॉमी होता है, सिलेबस में सोसाइटी होता है, सिलेबस में पॉलिटी होता है, इन्वायरमेंट होता है, एथिक्स होता है। उसी सब के एंगल से हमको लिखना है। पॉलिटिकल में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमईज में कैसे चेंज होना चाहिए, इंटेग्रिटी, जस्टिस कैसे आना चाहिए। एंड जब चेंज हमने कर दिया, पहले तो चेंज होगा कैसे, चेंज होगा तो किस किस एरिया में होगा, और चेंज हमने कर दिया तो उसको एसेस कैसे करेंगे, हम लोग कैसे उसको निर्धारित करेंगे कि सही चेंज हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्रिटिक्स की कितनी आवश्यकता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम लोग कैसे बेंचमार्क बना सकते हैं। तो ये हो गया। एंड देन कंक्लूड हम लोग कैसे करेंगे, की आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करेंगे। एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ही बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ अचानक से चेंज कर देना कुछ नहीं होता है। यू हैव टू अडॉप्ट एज वेल। जैसा सोसाइटी है, जैसे दुनिया है, उसमें आप भी कुछ चेंज होते हैं और आपसे पूरी दुनिया भी चेंज होती है। और एक लास्ट में इंस्पिरेशनल कोटेशन वगैरह डालेंगे। मैं आपको ये जो बी द चेंज वाला है ना, उसका मॉडल आंसर हो सके तो भेज दूंगा। पहले आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो ऐसे है, ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। इसके हिसाब से आप कैसे भी चाहो तो 8 से 10 पेज किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो। जैसे ये देखो, अगर इंडिविजुअल चेंज की बात हो रही है तो उसमें कबीरदास का दोहा आपको एक याद होना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। गांधी जी ने ही ये बात बोला है कि एनी गुड थिंग शुड बी अप्लाइड फॉर द वन सेल्फ फर्स्ट। पहले हम लोग को अपने चेंज करना होगा, फिर दूसरे में चेंज देखना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल हो गया। चेंज की मीनिंग के बारे में यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज। तो आप बोल सकते हो कि चेंज जो है, बदलाव जो है, बी द चेंज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। हो गई है, इसमें एक बहुत फेमस कोट, और जो कि कहीं भी आप लिख सकते हैं, दुष्यंत कुमार का कोटेशन है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, वो वाला। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये वाला भी आप जहाँ तहाँ डाल सकते हो। अगर किसी चीज़ में बदलाव की बात की जा रही है तो आप जरूर ये दुष्यंत कुमार की कविता डाल सकते हो। हर एंगल से आपको चेंज। और आनंद परम की भी एक कविता है, कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा, रेगिस्तान से भी जल निकल जाएगा। और चेंज सबसे पहले अंदर होना चाहिए। दशरथ मांझी के बारे में आप लोग जानते हो, दशरथ मांझी ने एक समझ लो कि अपने अंदर चेंज लाया। कुछ भी इम्पॉसिबल उनको नहीं लगा। उनकी वाइफ जो है वो पहाड़ से गिर गई और मर गई, फाल्गुनी देवी, फगुनिया, अरे फगुनिया नहीं बोलते हैं मनोज, क्या नाम है इनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो उस इंसिडेंट को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो पहले अपने में चेंज लाए, तब तो वो हुआ। और पूरा गांव जो है वो अब उनके 22 साल के मेहनत के फल से उजियारा हो रहा है। क्योंकि दशरथ मांझी का वो इंसिडेंट आपको याद रखना है, 55 किलोमीटर को इन्होंने 15 किलोमीटर में बदल दिया। ऐसे ही हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी हुआ था। आज़ादी की लड़ाई वाला भी आपको हर जगह लिखना है। पटना में जो पीर अली की कहानी है या बाबू कुंवर सिंह की कहानी है, ये सब आपको लिखना है। बिहार के एग्जाम्पल्स जितने सारे लिखो ऐसे में, तो आपको खूब नंबर मिलेगा। मजरू सुल्तानपुरी का ये कविता, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ठीक है, पहले आप अकेले चलो, अपने में चेंज लाओ, तो धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। ये सब कितना बढ़िया बढ़िया कोटेशन या पोएम है जिसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक मैं पोएम की लिस्ट दे देता हूँ और हर चीज़ फॉर्डर मटेरियल दे देता हूँ, जिससे आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। और एक हमने 101 एसेज का पीडीएफ भी डाला है, चैनल पे दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें बिहार स्पेशल का 101 एसे है। यहाँ पे देखिए, इस पीडीएफ को मैं फिर से एक बार डाल दूंगा अभी चैनल पे, क्योंकि ये पिछले 2 साल पहले का डाला हुआ है। 101 बिहारी कहावतें वाला ऐसे है, जिसको आप जरूर, इससे क्वेश्चन आएगा। इसमें अगर आप कम से कम 10-15 प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम के लिए काफ़ी है। जो लास्ट में थर्ड सेक्शन पूछता है उसके लिए। ये देखिए, हंसले घर बसेला मतलब उन्नति करना, है ना। हेलल भैंसिया पानी में, नौके लकड़ी 90 खर्चा, हाथी चले बाजार को कुर्बो के हजार। इसी 110 से लगभग हर साल आता है। और इसमें से कम से कम 8-10 भी आप प्रैक्टिस कर लिए ना तो बहुत ज़्यादा। काट के हांडी दोबारा ना चढ़ेला, देख रहे हो, ये सब जो ऐसे है एकदम A1 ऐसे है, जिसको आप प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं। ये वाला पीडीएफ भी डाल देता हूँ। साथ साथ आपको मैं कोटेशन वाला, पोएम वाला, और जिस तरह कबीर के दोहे वाला जो भी होता है, या बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ का कोई लाइफ का इंसिडेंट है, वो सब भी डाल देता हूँ। चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सारे मटेरियल जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको हमेशा आते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।